अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज मेरे जो मेहमान हैं खींचे मुल्तान जनाब हसन रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि कहाँ से इनका तल्लक है, कहाँ इन्हें बेसिक एजुकेशन मिली है और क्यों इन्होंने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है क्यों चूज़ किया। हसन रज़ा खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से है? मैं इफ्तिखार पैदाइश भी लाहौर की है और स्कूलिंग भी लाहौर की है और सारी तालीम लाहौर की है, लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ मेरा जो आबाई डिस्ट्रिक्ट है वो कसूर है, लाहौर के साथ ही है। और दीपालपुर से भी मेरा ताल्लुक़ है, कुछ मेरी आबाई ज़मीनें जो हैं दीपालपुर में हैं और कुछ मेरी डिस्ट्रिक्ट कसूर में है। जी बिल्कुल। और मेरे वालिद फ़ौज में थे, मगर मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने फ़ौज छोड़ दी, लेकिन कुछ फिर लाहौर में सेटल थे, तो मेरी पैदाइश भी लाहौर की है और स्कूलिंग भी मेरी एचएन कॉलेज से मेरी स्कूलिंग है, तो वो फिर सारी एजुकेशन लाहौर की ही थी। अच्छा सर, आपके वाले साहब फौज में थे, आपने सीएसएफ किया और आपने पुलिस को ज्वाइन किया, ये आपके वाले साहब का शौक़ था या आपका अपना शौक़ था? बात टाइम पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे बेटे या औलाद इधर हो, इसमें किसका था? जी, इसमें नेचुरली वालिद साहब चूँकि फ़ौज में थे तो वो यूनिफॉर्म देखी हुई थी, तो उनकी तरफ से भी इनकरेजमेंट थी कि आप सीएसएस करें और यूनिफॉर्म सर्विस में जाएं। तो फ़ौज का भी शौक़ मुझे रहा, तो बस फिर जैसे किस्मत होती है, पढ़ाई में मैं कुछ बेहतर था, तो उस हवाले से सीएसएस किया। और मैं फिर इस तरह मैंने पहले जब किया तो मैं इनकम टैक्स में भी मैंने कुछ अर्सा सर्विस की एज असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर आपने एग्जाम दिया? जी, मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट की, तो फिर मैं पुलिस में आ गया। पुलिस हमेशा से पुलिस मेरी फर्स्ट चॉइस रही है। अच्छा, आपकी अपनी पसंदीदा? जी, मेरी चॉइस है, इसलिए फिर आपने दोबारा एग्जाम दिया? जी, मैंने दोबारा दिया। अच्छा सर, कौन सा कॉमन है आपका? मेरा कॉमन 29 है पुलिस का। जी, कहाँ सर्विस की है? इनिशियली हमारा जब आप सिविल सर्विस में आते हैं तो पुलिस में जब आप आते हैं तो आपको हमारे जो पॉलिसी ऐसी है कि आपको अपनी सर्विस के जो इब्तदाई कुछ साल होते हैं वो अपने सूबे में नहीं सर्व करने देते, आपको कोई दूसरा सूबा एलोकेट होता है। तो मुझे सूबा सिंध एलोकेट हुआ और मैंने अपनी इब्तदाई जो मेरी सर्विस के ईयर्स हैं वो मैंने वहाँ स्पेंड किए। मैं वहाँ पे एएसपी रहा, सेवन शरीफ में रहा, मैं एएसपी कराची में भी मैंने सिविल लाइंस में सर्व किया, मैंने एएसपी बदीन के तौर पे भी काम किया। तो मैंने कुछ इनिशियल 2-3 इयर्स जो है वो मैंने सिंध अर्बन में भी किया और रूरल में भी, मैंने दोनों का सिंध का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कराची इज़ बिल्कुल डिफरेंट जगह है, कराची की स्पीड मामलात की बहुत डिफरेंट है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सिंध एक अपना अलग मुल्क है, बिल्कुल एक अलग मुल्क है। तो कराची का एक अलग एक्सपीरियंस था और इंटीरियर सिंध भी का भी अलग फ्लेवर है, वो भी हासिल हुआ, उसका भी तजर्बा हुआ। क्या पंजाब बेहतर था, सिंध बेहतर था कल्चर वाइज, नहीं, हर एरिया की डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, तो उसको मैं बेहतर या उसके साथ कंपैरिजन में बेहतरी के हवाले से तो नहीं करूँगा, लेकिन सिंध में भी जिस ज़माने में मैं था तो इंटीरियर के हालात को बहुत बुरे नहीं थे, बड़े मुनासिब थे, क्राइम कंट्रोल में था और लोग बहुत अच्छे थे। सिंध की मुझे अभी तक बड़ी खुशगवार यादें हैं मेरे ज़हन। अभी भी लोग कहते हैं कि इंटीरियर सिंध की जो सर्विस करके आते हैं वो कहते हैं कि उससे बेहतर जगह कोई? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। लोग बड़े ही अच्छे ताल्लुकदार हैं अभी भी, जिनसे अच्छी टर्म्स हैं, तो वो अभी भी रब्ता रखते हैं। और कल्चरली बहुत रिच है सिंध और लोगों में प्यार मोहब्बत है और वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं वहाँ पे। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, अक्सर जो अफसरान हैं उनकी शादी जो है ना वो अपने बैचमेट के साथ या अपने पसंद कर लेते हैं और बतौर एएसपी इस दौरान उनकी शादी हो जाती है, आपका कैसा हुआ? मेरी शादी सर्विस में तो अपने बैचमेट से तो नहीं हुई, बट मतलब एक टिपिकल जिस तरह हम एक आप कह लें कि फैमिली ओरिएंटेड अपब्रिंगिंग थी मेरी, तो जैसे पेरेंट्स ने कहा तो उसी तरह एक अरेंज मैरिज हो गई। और बतौर एएसपी जब थे आप? जी, मैं जब उससे पहले जब मैं पहली सर्विस में था तो उस वक्त जब मैं इनकम टैक्स में था तो मेरी तब। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चे आपके बड़े होंगे, पढ़ रहे होंगे आप? जी, बच्चे मेरे बिल्कुल बड़े, मेरी बेटी A लेवल्स में है, बड़ी वाली छोटी O लेवल्स में है और बेटा मेरा अब इंशाल्लाह 7th में चला जाएगा। अच्छा सर, आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया, जाहिर बात है बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है। जो हमारे नई नस्ल है, नए बच्चे हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए आप क्या मैसेज देंगे
कि बच्चों को तालीम किस तरह हासिल करनी चाहिए, कैसा जज्बा होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, तरक्की जो हमारी है वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। देखिए, तालीम वो जेवर है जो इंसान का कब्र तक उसके साथ जाता है, और ये वो हुनर, इसको मैं हुनर भी कह लेता हूँ, इसको वो स्किल भी कह लेता हूँ, इसको वो आपका बैगेज है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपसे दौलत भी छीन सकती है, आपसे आपकी जो भी आपकी मटीरियल चीज़ें हैं वो छीनी जा सकती हैं, लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है कि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और बेसिकली इल्म जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है चीज़ों की, आपके दिमाग को खोलता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा तो एक मतमा नज़र ये होता है कि हमने ये डिग्री हासिल करनी है और उसके बाद कोई नौकरी लेनी है, तो यही हमारा एक लिमिटेड सा गोल होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इल्म जो है वो एक आपको डिफरेंट दुनिया में ले जाता है, आपके चीज़ों को सोचने की, जो चीज़ों को अप्रोच करने की, एनालाइज करने की सारी एंगल्स ही चेंज कर देते हैं। तो वो असल हमारा जो है वो मकसद वो होता है। अच्छा असल मतलब ये बताएं कि जो हमारे नए बच्चे हैं जिनको बड़ी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी करते हैं, क्या मैसेज देंगे और अपनी एजुकेशन लाइफ का कोई ऐसा तजर्बा उनके साथ शेयर करें ताकि उनमें मोटिवेशन हो और उनमें जज्बा? जी, मैं समझता हूँ कि बैलेंस रहना चाहिए ज़िंदगी में, पढ़ाई में भी बैलेंस, इबादत में हमें कहा गया है कि इबादत भी जो है वो मुतदिल करनी चाहिए, उसमें भी हद से नहीं गुजरना चाहिए। तो हमारा दीन भी जो है वो इत्तदाल का दर्स देता है। तो आप पढ़ाई एक बैलेंस तरीके से करें, उसके साथ खेलों का कॉम्बिनेशन बनाएं, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको एक और स्पिरिट देती है। जब आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं पढ़ाई के साथ, तो वो हारने की भी आपको तरबियत देती है कि हारेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा मतलब आप जैसे स्पोर्ट्समैन आपने स्पोर्ट्स की बात की बढ़िया, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से बड़े मुंसलिक रहे, इंटरनेशनली भी बड़ा आपका है। क्या स्पोर्ट्समैन जो हैं वो साथ पढ़ाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिटीरियोरेशन चीज़ों में आई हुई है, लेकिन अगर हम माजी में चले जाएं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, इक्सन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, और वो आप देख लें उसके साथ उन्होंने स्पोर्ट्स में जो उनका नाम है, रमीज़ राजा साहब बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे माजी के जितने आप बड़े बड़े स्टार्स हैं वो सारे बहुत उन बैलेंस थे। तो ये क्या फिर फर्क क्यों आ गया? आप देखें अगर अपने हमारे जितने स्पोर्ट्समैन हैं, मैं समझता हूँ कि फोकस थोड़ा सा चीज़ों पे से दूसरी साइड पे चला गया, थोड़ा मटीरियलिज्म ज़्यादा आ गया है। तो उस वक्त मटीरियलिज्म नहीं था, अब आई थिंक खिलाड़ी जाता है, थोड़ा कंपटीशन भी, मैं समझता हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा आ गया है तो स्ट्रगल ज़्यादा हो गई है। उसके अंदर फिर वो जो इनिशियल ईयर्स होते हैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, तो वो प्लेयर फिर आजकल मैं समझता हूँ कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा होता कि वो वहाँ से थोड़ा सा टाइम निकाल के तो अपनी पढ़ाई की तरफ जाए। लेकिन इसके बावजूद आपको जो है अपनी फॉर्मल एजुकेशन ज़रूर उसके साथ चलानी चाहिए। इससे आपकी निखार ज़्यादा बेहतर आ सकता है, बहुत बेहतर। उससे आपकी जो अप्रोच है चीज़ों की तरफ वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, आप पॉलिश हो जाते हैं, यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। इंटरनेशनल आपका बड़ा तजर्बा रहा है क्रिकेट के हवाले से, आप ICC में भी रहे, कैसा रहा इंटरनेशनल? जी बहुत अच्छा। मैं 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट में मैंने काम किया, और उसमें मुझे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला, और उसका मुझे प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत एक्सपोजर मिला। और जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उनके लिए मेरे पास बहुत स्पाइसी चीज़ें होती हैं, बहुत स्टोरीज़ हैं। अच्छा, उनको शेयर करें ताकि हमारे शौकीन हमारे जी बहुत मतलब हमारे पास तो कुछ तो मैं इस तरह ऑन एयर करप्शन के हवाले से तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकूँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मामलात। लेकिन अदरवाइज बहुत से अच्छे प्लेयर्स से मिलने का मुझे इत्तफाक हुआ, बहुत से अच्छे इंसानों से, जो कि प्लेयर्स तो थे ही लेकिन बड़े खूबसूरत इंसान थे। हाशिम आमला को मैं अभी तक बहुत याद करता हूँ। अच्छा। हाशिम आमला के साथ बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा खूबसूरत इंसान है वो। अच्छा। और बड़ा प्यारा मुसलमान है वो, तो मुझे उसकी बड़ी अच्छी उसके साथ यादें हैं। मुझे इसी तरह मतलब बहुत सारे प्लेयर्स, आपको जितने बड़े स्टार्स हैं मैंने उनको मैंने बहुत करीब से देखे हैं, उनके मैंने ड्रेसिंग रूम्स के अंदर उनकी लाइफ देखी है, बिकॉज हमारा काम ही उनके
ड्रेसिंग रूम्स के अंदर मॉनिटरिंग होता था, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा। बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें मिले, जो कि आपको बाहर से मुझे फील होता था कि ये बड़े कोई प्राउड लोग होंगे, लेकिन वो बड़े प्यारे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बात है, कामयाबी के पीछे कुछ न कुछ जी बिल्कुल होते हैं, और वो अपनी अपनी सक्सेस को कुछ लोग बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। कुछ मैंने ऐसे भी देखे जो अच्छा हैंडल नहीं करते थे, बहुत छोटे लोग भी, लेकिन मुझे इंटरनेशनल प्लेयर्स में बहुत अच्छे अच्छे लोग, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। हसन रज़ा साहब, आप माशाल्लाह मुल्तान से आपकी बड़ी वाबस्तगी है, आप यहाँ पर पहले भी सर्विस करते रहे, मुख्तलिफ अदवार में यहाँ तैनात रहे, फिर लकली आप DIG बन गए माशाल्लाह, फिर आप CPO मुल्तान लग के बैठे हुए हैं, कैसा फील कर? पलकते झपकते में टाइम गुजर गया सरदस्त, तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ जब आए थे तो एक यंग ASP थे। पहली दफ़ा जब मैं 2005 में आया, पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे ही लगता है कल की बात है, कल की बात लगती है, लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। जो पहला मेरा यहाँ पे रहने का एक एक्सपीरियंस था एज ASP, फिर यहीं प्रमोट हुआ एज SP मैंने काम किया, तो उसका मुझे काफ़ी, अब जब मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ पोस्ट होके इस पोस्ट पे, तो उसका मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब बहुत सारे लोगों से शनासाई थी मेरी, बहुत सारे मामलात का मुझे पता था। वक्त के साथ ऑल्दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नए किरदार बहुत सारे आ जाते हैं, वक्त के साथ बहुत सारा सिनेरियो चेंज होता है, लेकिन स्टिल मुझे आई एम बेटर ऑफ देन आई थिंक कि अगर जो बिल्कुल ही यहाँ पे कोई साहब अगर आए जिनको बिल्कुल एक्सपोजर हो, तो उससे मुझे चीज़ों को समझने में को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जी, उसका मुझे थोड़ा सेटल में जल्दी हो गया, और अदरवाइज लेकिन सिनेरियो चेंज हो जाता है। पिछले 15 साल में डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें, लाइफ बहुत तेज़ हो गई है, क्रिमिनल्स की अप्रोच डिफरेंट हो गई है, हमारी जो उनकी तरफ अप्रोच है वो थोड़ी चेंज हो गई है, तो बहुत सारा सिनेरियो पुलिसिंग के हवाले से चेंज हुआ है, और विकेट मैं कहता हूँ कि फास्ट हो गई है। अच्छा, फास्ट है। अच्छा सर, आप अब DIG यहाँ पे CPO मुल्तान तैनात हैं, क्या देख रहे हैं मुल्तान के हालात कैसे हैं? आप समझते हैं कि दूसरे इलाकों से बेहतर हैं? क्राइम की क्या सूरत हाल है? लोग आपके साथ कैसे कॉपरेट? वैसे तो आप यहाँ के आप मकामी लगते हैं, तकरीबन तलक बहुत है, लेकिन इसके बावजूद कैसा रवैया है लोगों का? जी, लोगों का बहुत अच्छा रवैया है। मतलब हमारा नॉर्मली जिस तरह आप कह लें कि जनरल पब्लिक से, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बहुत अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है। हमारे जो स्टेक होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे मामलात में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उसमें बार एसोसिएशंस होती हैं, उसमें जितने भी आपका मीडिया होता है, तो हमारा उनके साथ क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं सारे, सबका इंटरेस्ट है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में, यहाँ के क्राइम सिचुएशन में, तो हमने मिल के चलना होता है, और हम उनसे मशवरा करते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, और वो हमारे साथ जो है वो एक अच्छे एक पेज पे रह के जब काम चलाते हैं, तो चीज़ें बेहतर तौर पे हल हो जाती हैं, मामला बेहतर हल हो जाते हैं। जहाँ तक क्राइम और क्रिमिनल्स का ताल्लुक है, उसमें बड़ा शहर हो गया मुल्तान, बहुत ज़्यादा उसमें उसका साइज़ बढ़ गया है। साउथ पंजाब का ये एक हब है, मोटरवेज बन गए। अब जिस ज़माने में हम होते थे लाहौर से 5 घंटे 6 घंटे लगा करते थे आने में, अब आप सुबह आए शाम को वापस लाहौर चले जाएं। आगे सखर के साथ भी ये सिनेरियो हो गया, तो उसका फिर ये होता है मोबिलिटी जब ज़्यादा हो जाए तो क्रिमिनल की मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि एक क्रिमिनल सखर से सुबह चले और शाम को यहाँ पे वारदात करे और रात गए वापस चला जाए, और उसका फिर उसकी डिटेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से चीज़ें कई दफ़ा चैलेंजिंग हो जाती हैं, लेकिन इन नटशेल ये होता है कि क्रिमिनल्स, मोर और लेस क्रिमिनल्स का एक वही नंबर है जो कि पिछले कुछ उसमें एडिशन होती रहती है, जिसे हम कहते हैं टारगेट, हम अपनी ज़बान में रिकॉर्ड होल्डर्स जिन्हें कहते हैं। तो वो प्लस माइनस करके को 1000-1500 लोग हैं जो कि वही क्राइम करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, अगेन वो एक साइकिल एक चल रहा है। तो हम भी फिर हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि जितने रिकॉर्ड होल्डर्स हैं हम उन पे नज़र रखते हैं, डोर नॉकिंग करते हैं ऑफ एंड ऑन, और मेरे तजर्बे में तो उन्हीं लोगों में से ही दोबारा भी जितनी वारदात हो रही होती है वो 80-90% वही रिपीटर्स होते हैं, वही कर रहे होते हैं। उनके कॉम्बिनेशंस में भी चेंज हो जाते हैं, उनमें कोई फ्रेश ब्लड ऐड हो जाता है। अगर 2 क्रिमिनल्स हैं तो वो जब जेल में गए हैं तो वो तीसरा उनको मिल गया है, तो एक नए ग्रुप को तश्कील दे के फिर बाहर आ जाते हैं और ये मामला शुरू कर देते हैं, तो वो एक सिनेरियो चलता रहता है। अच्छा सर, मुल्तान के लोगों को क्या मैसेज देंगे?
मुल्तान बड़ा, जिस तरह आपने कहा कि अब बड़ा शहर हो गया है, जनूबी पंजाब का हब है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज मेरी तरफ से तो ये कि साइज़ चूँकि शहर का बढ़ गया, अपना एहतियात ज़रूर इंसान को रखना चाहिए। केयरलेसनेस हमारी होती है, हम अभी समझते हैं मुल्तान थोड़ा सा अभी भी उसमें वो थोड़ा पुराना कल्चर मौजूद है। ठीक है। तो वो पुराने कल्चर में होता था कि केयर फ्री सी लाइफ होती थी, आपने अगर घर में घुसे हैं तो दरवाज़ा खुला है तो खुला ही रह गया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम पहले ज़माने में वज़ादारी भी थी और थोड़ा सा आप कह लें कि सिनेरियो भी इस तरह का नहीं था क्राइम के हवाले से। अब आपको अपना केयर करना चाहिए। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ लोगों को, मैं ज़ाती तौर पे भी जब मैं एक अपनी नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में मेरे अपने ज़ाती मामलात होते हैं तो मैं हमेशा जब घर से निकलता हूँ तो जो मैंने अगर ATM से पैसे निकलवाने हैं तो वो आखिरी काम है जो मैं करता हूँ। ठीक है। मतलब मैंने अगर 6 जगहों पे जाना है तो मैं लास्ट काम करूंगा कि मैं ATM से पैसे लेके वहां से स्ट्रेट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने घर चला जाऊं ताकि सेफ रहे, ताकि मैं ये नहीं करता कि मैं पहले ATM से पैसे निकालूं और मैं 10 जगहों पर उसके बाद मैं घूमने लग जाऊं। कुछ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से किसी ने मुझे मार्क किया हो और वो किसी भी अच्छी जगह पे जो उसके फ़ायदे में है वहाँ पे वो मेरे साथ कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश न करे। तो ये मैं एक जनरल सी एहतियात की बात कर रहा हूँ। तो मैं ATM वाला काम आखिरी करके और मैं फिर कुर्बो जवार में नज़र रखते हुए कि कोई मुझे देख तो ना, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके बाद मैं अपने घर में आ जाऊँ ताकि आप सेफ हो जाए। तो आप मतलब गाड़ी है, आप केयरलेसली गाड़ी सड़क पे खड़ी कर देंगे, लॉक नहीं प्रॉपरली करेंगे, घर को एंटर होंगे, दरवाज़ा कैमरा नहीं लगाएंगे, तो ये अब बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती हैं और हमें इसकी बड़ी हेल्प मिलती है। हमने अभी बहुत सारी जो वारदातें हैं वो हमने जो हमारे पास फुटेज मिल जाती है मुख्तलिफ वारदातों की, उसकी मदद से हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ये मैं तो मशवरा तो ये दूंगा कि अपने मामलात में थोड़ा सा मामला फहमी और केयरफुली अपनी चीज़ों को, अपनी सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिक्योरिटी, मगर उसके साथ साथ आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने वसाइल हैं महदूद हैं हमारे, उसके अंदर रह के हम परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम जो वसाइल हैं उसके मुताबिक हम एक बड़ा मुनासिब तरीके से, हमारा डिटेक्शन रेट आप देख लें, हमारा रिकवरी रेट देख लें, तो पाकिस्तान में पुलिस एक इंश्योरेंस कंपनी का किरदार भी अदा कर रही है। पुलिस दुनिया में कहीं भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं समझी जाती। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पुलिस से ये तवक्को रखी जाती है कि ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है। अगर मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुलिस से कि पुलिस मुझे 1 लाख रुपया वापस लेके देगी। हालांकि ये कानूनी तौर पे पुलिस इसकी दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में आपका जब नुकसान होता है तो वो इंश्योर्ड होती हैं चीज़ें। पुलिस उस हद तक रिकवरी करती है जितनी कि एक सबूत के तौर पे अदालत में वो पेश की जा सके। लेकिन हमारे कल्चर एक फिर उसके साथ ये परवान चढ़ गया है कि जब मेरा अगर 1 लाख का ओरिजिनल नुकसान होगा तो मैं उसको 4 लाख लिखवाऊंगा और मैं प्रेशर डालूंगा, बिल्कुल पुलिस पे हर तरीके से प्रेशर डालूंगा। मैं गलत लिखवाऊंगा, मैं 4 लाख लिखवा के कोशिश करूंगा चलो लाख तो मिल जाएगा, या लाख नहीं तो 2 लाख, मैं उसमें अपना एक फ़ायदे का एंगल ढूंढ लूँगा। तो ये एक गलत, इससे जो है ना चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये एक जनरली जो है हमने हमारी पुलिस उस हवाले से हमारा रिकवरी रेट बड़ा मुनासिब होता है। हम लोगों की हत्तुल-विसा कोशिश करते हैं कि जितना भी उनका नुकसान है वो पूरा किया जा सके। सर, ये जिस तरह हमने बात की, जैसे 1 लाख होता है, 3-4 लाख होते हैं, बात ये भी होता है कि मुझे एक बंदे ने मारा, 6 बंदे ने मारा जी। अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह का टाइम वेस्टेज भी आपकी बड़ी होती है। देखें, वो जहाँ पे कंटेस्टेड केसेस होते हैं, कंटेस्टेड पार्टीज होती हैं, वो उनमें ये बिल्कुल रिवाज है। और ये ख़ास तौर पे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी जो होते हैं, जो लड़ाई झगड़े के केसेस हैं, मर्डर है, इस किस्म के मुखालफत का है जी, उसके अंदर ये कल्चर है कि आप कंप्लेनेंट भी झूठ बोल रहा होता है और एक्यूज भी झूठ बोल रहा होता है। तो दोनों साइडों में झूठ की आमेजिश होती है। उस झूठ की आमेजिश के अंदर से आपने सच निकालना होता है, जो कि एक बड़ा सब्र आजमा और मुश्किल काम है। इसका नुकसान सेहत को तो है ही है, लेकिन दूसरी जो आम शुरफा हैं या ज़्यादा यहाँ उसका नुकसान हमें ये होता है बतौर एक पुलिस के इदारे के कि दोनों पार्टियां हमसे नाराज़ रहती हैं और टाइम वेस्ट करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों पार्टियां हमसे नाराज़ रहती हैं। जिसने FIR में गलत लोग लिखवाए होंगे, जब हम उसके साथ इंसाफ करेंगे तो वो भी नाराज़ हो जाएगा कि जी देखें, ये जो मेरे मुल्ज़मान 6 लिखवाए हुए थे, ये 6 के 6 पुलिस ने चालान क्यों नहीं किए। और जब वो लिखे होते हैं तो दूसरी साइड भी नाराज़ होती है कि ये पुलिस की कनाइवेंस के साथ होता है, हालांकि ये कोई इस तरह नहीं होता। इसमें एक और भी मामला देखने में आया कि इसमें जो करप्शन का हम शोर मचाते हैं उसकी भी प्रमोशन होती है। उसकी बिल्कुल प्रमोशन होती है। एक बंदे ने किया, हम 6 लिखवाते हैं जी, बिल्कुल तो आपका जो एक पुलिस एहलकार है या IO है, बिल्कुल उसको ये एक मौका और रूम मिल जाता है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके। ये बिल्कुल आप ठीक करें।
खात्मे के लिए कुछ इक़दाम आप सोचते? जी, इसका ख़ात्मा एक अच्छी सुपरविज़न से होता है कि आप चीज़ों को सुपरवाइज़ करें, और हमारा फिर इसके अंदर हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ सुपरविज़न हैं। उसके बाद अगर कहीं पे कंप्लेनेंट को या एक्यूज़ को प्रॉब्लम हो रही है या उसकी शिकायत है तफ्तीश से, तफ्तीश चेंज करने का एक बहुत खूबसूरत प्रोसीजर अब हमारे पास मौजूद है कि 4 दफ़ा एक पर्चे की तफ्तीश जो है वो चेंज हो सकती है। उसमें हमारा स्टैंडिंग बोर्ड होता है, हम डिस्ट्रिक्ट में एक दफ़ा कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर हमारी रेंज में चली जाती है, उसके बाद रेंज से तसल्ली ना हो तो लाहौर चली जाती है। तो वो कहीं ना कहीं जाके तगोदो करनी पड़ती है, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, लेकिन फिर इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते हैं। बट वो ये हक तो आपने दिया हुआ है ना कि आप अपनी मर्जी से वो करा सकते हैं। बिल्कुल। हसन रज़ा साहब, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की, नाज़रीन ने भी सुनी कि आप किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे। आखिर में हमारे स्टूडेंट्स, तलबा जो इस वक्त CSS कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो, उनके लिए एक मैसेज है ताकि वो उस पर अमल कर सकें। जी, स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि फ़ोकस्ड रहें तालीम के साथ। जैसे मैंने कहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी अपनी जारी रखें और कोशिश करें कि एक ग्रुप में बैठ के पढ़ाई का। CSS के लिए मेरी तो एक्सपीरियंस ये कि हमने 3-4 हमेशा इकट्ठे होके तो हम तैयारी करते थे। तो हमेशा जब आप ग्रुप में तैयारी करते हैं तो उसके आपको बड़ा एडेड एडवांटेज हो जाता है। उसमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कोई दूसरा मेरे से आगे निकल जाएगा। आप एक दूसरे से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, कुछ आप दूसरे से हासिल कर रहे होते हैं, आप हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जब आप 1 और 1 11 हो जाता है तो फिर आप बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो वो करें। और लास्ट में ये है कि अपने माँ बाप की जो ख्वाहिशात हैं उनको ज़रूर आप अपने फोकस में ज़रूर रखें। माँ बाप की जो दुआ है ना जी, वो मैं समझता हूँ कि वो अगर शामिल हाल नहीं होगी तो फिर आप कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, लेकिन माँ बाप की दुआओं को ज़रूर अपना रवैया और अपनी डीलिंग उनके साथ ऐसी रखें कि आप वो बग़ैर माँ बाप की दुआ तो आपके साथ रहती ही रहती है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए आपकी उनके साथ जो डीलिंग है ना वो ज़रूर एक उस लेवल की होनी चाहिए। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हसन रज़ा खान साहब CK मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की अपने फ्यूचर के लिए, अपनी तरक्की के लिए, वैसे अपनी ज़िंदगी के लिए अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि उनकी रज़ामंदी ही आपकी कामयाबी है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह।